कल हम लोगों ने P3 के बारे में बात करी थी। आज उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम 3 प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है ड्रोसेरा रोटुनफेलिया। जब भी हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित गंभीर समस्याएं होती हैं, नॉर्मली हम गंभीर को क्रॉनिक में लेते हैं, पर एक्यूट कंडीशन में भी लगातार खांसी का उठना गंभीर माना जा सकता है। तो जब भी गंभीर समस्याएं रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती हैं, फेफड़ों में सूजन हो, गले में पानी बहता हो, लैरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस में इन्फेक्शन हो, या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये रेमेडी उन पर काम करती है। जब भी श्वास लेने के संबंध में दर्द हो, फेफड़ों से संबंधित दर्द हो, या फेफड़ों के कारण दर्द हो या सूजन हो, ऐसे ही गैस्ट्रिक जलन हो, ग्लैंड्स में संक्रमण हो जाए, शरीर में थकावट बनी रहती हो, ऐंठन हो, रोगी को लंबे समय तक नींद ना आती हो, रात में श्वास संबंधी दिक्कतें, पेट से संबंधित दिक्कतें, उल्टी जैसा महसूस होना हो, ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ये रेमेडी का प्रयोग जो छाती में फेफड़ों में कफ जम जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती या सांस लेने में कठिनाई होती है, या खांसते समय शरीर में ऐंठन आती हो, सांस लेने में गले में जलन या रूखापन या कांटा चुभता हो, सांस लेने में लंग्स को ताकत ज्यादा लगानी पड़ती हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। जब भी जोड़ों के अंगों में दर्द हो, कमजोरी हो, विशेषकर कूल्हे के जोड़ में, टखने में दर्द हो, या जांग में थकान हो, दर्द हो, या ऐसा बुखार हो जिसमें ठंड लगे, या ठंड लगने के कारण बुखार हो, और बुखार में ऐंठन आती हो, क्षीणता हो, कमजोरी हो, ठंडी चीजें खाने का मन करे, पानी पीने के बाद खांसी बढ़ जाए, बार बार खांसी तेज आए, ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। मोटे रूप में कहा जाए तो ये जो लक्षण हम बात कर रहे हैं, ये पैर ठंडे होने के लक्षण है, जिसमें लंग्स गर्म होते हैं। तो लंग्स को ठंडा करने के लिए हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अन्य लक्षण है आंखों में दर्द होना, आंखों का खराब होना, कमजोर होना, सिर में दर्द, कानों में शोर की आवाज लगातार बने रहना, जिसे टेनाइटिस बोला जाता है, खट्टी डगारे, दर्दनाक छींकना, यानी लगातार छींकना या पूरे प्रेशर के साथ छींकना, और छींकते हुए गले से रक्तस्राव होना, गैस्ट्रिक जलन, पेट के किनारों पर दर्द, मल करने के बाद पेट में दर्द होना, यूरिन ज्यादा आना, महिलाओं में लिकोरिया की शिकायत या लिकोरिया के साथ साथ पीरियड्स का आ जाना, बच्चों के जन्म के समय का दर्द या स्पॉस्मेटिक जो दर्द होता है, उस कंडीशन में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। अगली रेमेडी है हायोसाइमस नाइगर। ये रेमेडी लंग्स के स्थान पर मनोविकारों पर काम करती है, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे लंग्स हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, तो लंग्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ब्रेन का पैटर्न है या ब्रेन के पॉइंट्स है, ये रेमेडी नाइगर उस पर कार्य करती है। यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो, भावुकता में संदेह करे, ईर्ष्या की उसमें भावना हो,
मिर्गी जैसे रोग हों, हिस्टीरिया हो, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हों, ऐसे व्यक्ति के लिए ये रेमेडी प्रयोग की जाती है। एजिंग कम करने के लिए ऐंठन, मरोड़, ऐंठन वाली खांसी, व्यामोह। व्यामोह का अर्थ हुआ कि दिमाग में किसी भी प्रकार का लोभ या मोह, ऐसी चीजें जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं या हम किसी चीज को पाने के इच्छुक हों और उसके लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा को व्यय करते हैं, वो व्यायामों के अंतर्गत आती है। आंखों से लेकर पैरों की उंगलियों तक शरीर की हर मांसपेशी फड़कती हो, स्वयं फड़कती हो, क्रॉनिक मेनिया हो, व्यक्ति लेटे तो उसको खांसी का दौरा पड़े और ऊपर बैठे तो बंद हो जाए, उसके मन में व्यथा हो, किसी भी बात को लेके वो परेशान रहता हो, वो छोटी बात भी हो सकती है, बड़ी बात भी हो सकती है। हृदय का क्षेत्र कमजोर हो, वहां जकड़न महसूस होती है, उस व्यक्ति को चिड़चिड़ापन रहता हो, नर्वस टेम्परामेंट का हो, ऐसा रोगी जब आप उसको कुछ कहो तो वो हमेशा आपकी बातों के विपरीत व्यवहार करेगा या आपसे बचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं कि बिस्तर से बाहर कूदता है, बचने की कोशिश करता है, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में संदेह प्रकट करता है और बिना बिना वजह के उत्तर देगा। आप पूछेंगे कुछ, उत्तर आपको कुछ और मिलेगा। उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या रिश्ते को लेकर ईर्ष्या हो सकती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा कोशिश करेगा कि वो अपना दुख किसी को बताए और वो व्यक्ति उसको सपोर्ट करे, यानी ऐसा व्यक्ति मेंटली वीक होता है और ये हमेशा दूसरे व्यक्तियों से प्यार पाने की कोशिश करेगा और ये किसी भी लेवल तक जाकर सही और गलत का फैसला किए बिना प्यार पाने की कोशिश करता है। रोगी अपने आप को खुद को उजागर करेगा, ऊंची आवाज में गाएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, हंसेगा, बोलेगा और तरह तरह की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको करेगा, जैसे बिना बात के ताली बजा देना, चीख मार देना, चलते चलते छेड़ देना, थप्पड़ लगा देना, चुट्टी काट लेना, इस तरीके की हरकतें ऐसे पेशेंट की होती है। क्योंकि ये पेशेंट जो है, ये पेशेंट दूसरे व्यक्ति का ध्यान पाना चाहता है। और ध्यान रखिए, ये जो कंडीशन है कम या ज्यादा हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, जो व्यक्ति प्यार से विमुख होता है। ऐसे व्यक्ति का अधिकतर ब्लड प्रेशर हाई दिखेगा, पर इंटरनली उसके शरीर में खून भले ही ज्यादा हो, पर खून में गाढ़ापन होने की वजह से उसके रक्त का अभाव शरीर में बना रहता है, तो पैर 99% ठंडे मिलने की संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति दबी आवाज में अपने आप को दीन और हीन दिखाता है और जब बातचीत करेगा तो वो इतने ऊंचे लेवल की बातचीत करेगा कि सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि ये बहुत बड़ा है, यानी अंदर से कमजोर और बाहर से ये बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं अपने आप को, तो इनको लोगों को समझने में समय लग सकता है। और जब ये किसी बात को लेकर दुखी हो तो दुखी होने के बाद ऐसा व्यक्ति हिंसक रूप भी ले सकता है और ये किसी भी लेवल तक जा सकता है। ये एक मानसिक विकार में काउंट किया जाता है। व्यक्ति बात करते करते दिमाग से कट जाता है या बेहोशी की स्थिति में होता है, उसकी आंखें खुली होती हैं, वो कार्य कर रहा होता है पर उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। अपने आप ही वो अपना हाथ या सिर को दाएं बाएं हिलाना चालू कर देता है, जिसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं चलता। और वैसे भी अगर आप लोगों ने देखा हो, गौर किया हो, तो हम सभी लोग जब किसी की बात सुनते हैं तो अपने आप हमारा सिर हिलने लगता है या हम एक तरफ को अपना सिर झुका लेते हैं। वो सिम्टम इस बात से मिलते जुलते हैं।
तो ऐसा व्यक्ति चेतना में होते हुए चेतना से अलग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में आंखों में लाली आ जाती है। ये लाली बताती है कि इस व्यक्ति के मानसिक विकार है। ये व्यक्ति आपको बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा, परंतु जो घर वाले हैं वो इनकी स्थिति आपको अच्छे से बखान कर सकते हैं, ये घर में किस तरीके का व्यवहार करते हैं। और जब आप उससे बात करेंगे तो आपको आइडिया भी नहीं लग पाएगा कि ये व्यक्ति एबनॉर्मल है। इन व्यक्तियों का मूत्र का असंयम होता है, यानी मूत्र कभी भी आता है। जिस व्यक्ति को मूत्र कभी भी आ जाए, असंयमित मूत्र आता हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा वात प्रकृति, जो नर्वस टेम्परामेंट है, उसमें रख के उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये हर बात पे झूठ बोलेंगे, बिना वजह झूठ बोलेंगे। यदि ऐसा व्यक्ति पुरुष है तो उस व्यक्ति में यौन इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल रहती है, उसके मन में हमेशा यौन इच्छा बनी रहेगी। और शरीर में विभिन्न आकृतियों के माध्यम से, विभिन्न तरीकों के माध्यम से वो उसको प्रकट करने की कोशिश करता है। और यदि महिला है तो उत्तेजना उसमें भी होती है, जिसके कारण उसको हिस्टीरिया के रोग का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो ऐसी स्त्रियां होती हैं उनके हाथ पैरों में कंपन होता है। दिमाग पर भूत प्रेत का साया माना जा सकता है। अब ये भूत प्रेत ना होकर हाई एनर्जी होती है, जो एक्सेसिवली काम कराकर उस व्यक्ति को, उस स्त्री को सोचने समझने से अलग कर देती है। यानी उसको ये समझ नहीं आता वो क्या कर रही है, किसके साथ कर रही है। करने के बाद जब मस्तिष्क के बैलेंस बनता है तब उसे पता चलता है कि उसने ये कार्य करा। तो ऐसी जो महिला होगी वो अपने वक्ष को, यौन अंगों को उभारती है। उभारने का मतलब ये है कि ऐसी महिलाएं छोटे कपड़े पहनना, दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बालों में हाथ मारना, इस तरीके की क्रियाओं को करती हैं। इन लोगों को अधिकतर पेल्विक रीजन में सूजन पाई जाती है महिलाओं में। मासिक धर्म के दौरान हाथ पैर कमजोर पड़ जाते हैं, कांपते हैं। उत्तेजना के समय पर भी यही स्थिति बनती है। इनके सिर में लगातार सिर दर्द बना रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में किसी भी बात को लेकर जरा सा कोई गंभीर वक्तव्य हो या कोई व्यक्ति इनकी तरफ फोकस ना करे तो इनको सिर में दर्द होने लगेगा, चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। यानी इन्हें किसी ना किसी की अटेंशन चाहिए। और कई बार ये स्थितियां बिगड़कर इतनी विकृत हो जाती है कि व्यक्ति अपनी मानसिक अवस्था को खो बैठता है। इन स्त्रियों में पसीना बहुत ज्यादा आता है, बाजुओं में दुखन होती है, हाथों में सूजन रहती है, हाथों की उंगलियां मोटी लगती हैं, भरी भरी लगती हैं, और हाथों पे नसों का उभार दिखाई देता है। सेम पैरों की कंडीशन भी होती है। तो इन लोगों में मांसपेशियों के मरोड़ आते हैं। ये मरोड़ ही इस सारी अवस्था, ऐंठन होती है। शारीरिक और मानसिक गतिविधियों की वजह से टेंडेंस कमजोर होते हैं, जिससे व्यक्ति कांपने लगता है। गुस्से में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा, तोड़फोड़ करने की पूरी पूरी संभावना होती है। ऐसे व्यक्ति को ठंड लगती है और पैरों में सूजन होने के लक्षण मिलते हैं। इस व्यक्ति के बारे में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यदि आप ऐसे व्यक्ति को दवा देंगे, या तो वो दवा खाएगा ही नहीं, और यदि खाएगा तो खाने के बाद वो उस दवा से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आपने दवा में जहर मिला रखा है। ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम है जहां हम नाइगर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद थर्ड रेमेडी है इपेक कैक उन्हा। ऐसी कोई भी बीमारी जहां पर आपको कै नजर आए, मितली नजर आए, कि वॉमिट, अंदर से वॉमिट जैसी फीलिंग हो रही है, वहां पे इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है।
ऐसे व्यक्ति को अधिकतर अपच की शिकायत रहती है, इसीलिए मितली होने की संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति भारी चीजें, भारी मीठी चीजें पचा नहीं पाता, जैसे किशमिश हो गई, केक हो गया, रसमलाई हो गई, रसगुल्ले हो गए, बर्फी हो गई, ये ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं कर सकता। यदि करता है तो उसे उल्टी जैसी फीलिंग आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति के मुंह से या मुंह में लगातार लार बनती रहती है, और ये व्यक्ति जगह जगह उसको थूकता भी है। ऐसे व्यक्ति में बलगम का संचय होता है, क्योंकि उसके पेट में पानी भरा होता है या पेट में गैस बनी रहती है, तो उसकी भोजन करने की इच्छा नहीं करती। यदि उसे कुछ खाने को दिया जाए तो वो उलटने जैसी फीलिंग को महसूस करता है। यदि उल्टी हो तो उसमें हरी पीली चीजें निकलती हैं, जिसे हम पित्त की उल्टी बोलते हैं, या उसके गले में ज्यादा उल्टी की भावना होने के कारण छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जिसमें रक्त के कण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के गले में खराश, निगलने के दौरान ग्रास नली में सूजन महसूस होना, गैस, डकार या फेटिंग के रूप में बार बार निकलना, दबी हुई चीजें, दबा हुआ व्यवहार एकदम से प्रकट करना, यदि वो कोई ऐसी चीज खाए जो उसे पचे ना, तो नाभि के चारों ओर आसपास दर्द होने लगेगा। ये बिल्कुल नाभि के पास होता है, जो 2 उंगल के अंदर अंदर होता है। एमेबिक पेचिश हो सकती है। मल पास करते समय उसे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसे हम आपकी शिकायत बोलते हैं, वो हो सकती है। मल करने के बाद पेट में उसको थोड़ा हल्कापन लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसे मरोड़े बनने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पेट नीचे लटक गया है, और सांस के साथ खांसी भी चलती है। और जैसे जैसे उसकी सांस फूलेगी, वैसे वैसे खांसी बिगड़ती चली जाती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव रक्त का होता है, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ा हुआ होता है, नाड़ी बढ़ी हुई होती है, गले का स्वर बैठ जाता है, मुंह से वो कुछ कहने के स्थान पर करने का प्रयास करता है। इस समय पर व्यक्ति हमला भी कर सकता है। उस समय उसे ब्रोंकाइल अस्थमा की शिकायत होती है, जिसमें बलगम में थूक में बलगम होता है। छाती भारी रहती है, जैसे गैस भर गई हो। मूत्राशय भारी रहता है, दर्द रहता है, और मूत्र करने पर जलन होती है। ऐसे ही यदि उसे उल्टी की फीलिंग आए तो वो आगे की ओर अपने आप ही झुक जाता है, पर उल्टी नहीं आती। और गूदा में खुजली चलना और बच्चों में दस्त होना, ये इसके कॉमन लक्षण होते हैं। यदि बवासीर में गहरा खून आए तो वो भी इसके लक्षण है। इस औषधि का टिंचर, जो मदर टिंचर होता है, या डेल्यूशन 1, कीड़े, मधुमक्खी, ततैया के डंक यदि मार दे ततैया, तो उसके उपचार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि छाती और पेट में ऐंठन हो जो गैस के कारण बनी, मितली का लगातार आभास हो, या उल्टी हो जाए, ऐसे सभी केसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। इस अवस्था में हड्डियों में फाड़ देने जैसा दर्द महसूस होता है, और शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। उत्सर्जन चाहे किसी भी प्रकार का हो। आपका यदि किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम फैक्टर 4 पे चलते हैं। P4 जो है, इसकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता जो है, वो लगभग P2 के समान ही होती है। ये क्रॉनिक कंडीशन में यूज करी जाती है, जो फेफड़ों के लिए शक्तिवर्धन का काम करती है। जो व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाएं, उनके लिए ये दवाई
P1 के स्थान पर बेहतर रहती है। और स्वर यंत्र से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसके अंदर पेक्टोरल 4 का इस्तेमाल किया जाता है। ये औषधि जो हमारे फेफड़े होते हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम होता है या स्नायु मंडल होता है या वात संस्थान होता है, ये उसको शक्तिशाली बनाने का काम करती है। तो एक तरह से टॉनिक के रूप में प्रयोग की जा सकती है फेफड़ों के। जो लंग्स में पुराना बलगम जमा हुआ होता है, श्लेष्मा सूखने की अवस्था में होता है या गर्मी अधिक मात्रा में होती है, या श्वास छोड़ने के समय खांसी निकलती हो या ऐसा महसूस होता हो कि जान निकल रही है, तो ऐसी अवस्था में P4 का इस्तेमाल किया जाता है। इसे नेताओं की औषधि भी कहा जाता है। नेताओं की इसलिए क्योंकि उन्हें लगातार बोलना होता है और P4 गले के लिए विशिष्ट रूप से काम करती है। तो यदि किसी को बोलने में किसी तरीके की समस्या हो, जैसे हॉर्स वॉइस, आवाज बहुत ज्यादा मोटी हो जाए, आवाज फट जाए, आवाज बैठ जाए, गले की समस्या हो, गले में इन्फेक्शन हो, जहां पर डॉक्टर को लगभग 500 mg के कैप्सूल्स देने पड़े, ऐसी अवस्था में P4 बहुत अच्छा काम करती है, बहुत जल्दी काम करती है। इसके साथ P4 के साथ C13 का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है गले के लिए। ईएनटी के लिए जो ईएनटी में हम जो गला लेते हैं, उस गले के लिए यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो P4 C13 एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे सभी लोग जो स्वर यंत्र के लिए कार्य करते हैं या स्वर यंत्र से कार्य करते हैं, उनके लिए ये औषधि टॉनिक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जो लगातार बोलते हैं, वाचक हो गए, नेता हो गए, गायक हो गए, इन सभी के लिए जो सबसे ज्यादा गले का इस्तेमाल करते हैं, इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस औषधि में 7 प्लांट है और 8वीं रेमेडी जो है वो फेब्रिफ्यूगो डाली गई है, फेब्रिफ्यूगो 1 डाली गई है। तो इस औषधि के अंदर P4 के अंदर 7 प्लांट्स के साथ फेब्रिफ्यूगो का मिश्रण रहता है। ये औषधि लंग्स के लिए, लंग्स में बढ़ी हुई गर्मी या बुखार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये जो रेमेडी है, ये बेसिकली लंग्स के वात सिस्टम पर, वात संस्थान पर काम करती है, जिससे श्वास संबंधी रोग, जो संस्थान है, उनके जो स्नायु होते हैं, जो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को चलाने का काम करते हैं, उनके ऊपर कार्य करती है। ऐसे रोग जो इसके अंतर्गत आते हैं वो हैं खांसी, दमा, काली खांसी, बुढ़ापे की वातज निर्बलता, जिसमें ऐंठन होती है और खांसी होती है। स्वर यंत्र कमजोर हो जाता है, व्यक्ति धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट, मदिरा पान अधिक करने लगता है, वाचन का काम, अध्यापन का काम, प्रचार का काम, नारेबाजी करना, समर्थन करना, कोई वाद्य यंत्र बजाना जिसमें तेज हवा फूंकी जाती है, ऐसे सभी चीजों में लंग्स पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है, जिससे लंग्स कमजोर होते हैं और दमा, खांसी, वायु प्रणाली में शोथ इत्यादि समस्याएं आती हैं। ऐसी सभी चीजों में P4 का इस्तेमाल किया जाता है। P4 इसका प्राकृतिक गुण है कफनाशक, स्वर भंग नाशक, स्वर यंत्र और ग्रंथियों को शक्ति देने वाली, और वहां पर जो रेजिश हो जाती है, जो ड्राइनेस आ जाती है, जिसके कारण पुरानी खांसी हो जाती है या गले में खराश आ जाती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित कुछ रोग हैं, जैसे स्वरभंग, नाक और गले की श्लैष्मिक कला दोष, वूपिंग कफ, दमा,
जीर्ण खांसी, स्वर यंत्र की टीबी, स्वर यंत्र की प्रदाह, राजयक्ष्मा, क्रॉनिक जुकाम, छाती में दर्द, सूंघने की शक्ति में कमी आना, वायु नलियों में बलगम बनना, छाती में भारीपन होना, ऐंठन होना, सर्दी या खांसी होना, खांसते समय रक्त आना, लगातार मितली की इच्छा बने रहना या मितली जैसा महसूस होना, जब भी कोई अचानक से भय लगे, अचानक अवस्था में, तो अपने आप खांसी का शुरू हो जाना इसके मुख्य लक्षण है। ऐसी सभी चीजें, ऐसे सभी रोग जो छाती से संबंधित है और पुराने हो जाए, उसमें P4 दी जाती है। जैसे बलगम बनना, छाती में तेज दर्द के साथ नाक से या खांसते समय बलगम निकलना, नजला, जुकाम, श्वास अवरुद्धता, बुढ़ापे में दुर्बलता के कारण खांसी होना, दमा, छाती में दर्द होना, खांसते समय बलगम ना निकलना और बेचैनी महसूस होना, बलगम निकले तो दुर्गंध आना, नाक, गले की श्लैष्मिक कला के रोग होना, गले में सूजन होना इत्यादि। P4 के डेल्यूशंस बेसिकली जैसा हमने जाना था, सेकंड डेल्यूशन इसका बेटर रहता है। फर्स्ट डेल्यूशन एक्यूट कंडीशंस में प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसमें तीव्र खांसी, तीव्र बंद जुकाम, स्वरभंग होना, ज्वर युक्त श्वास कष्ट आदि में प्रयोग किया जाता है। तो जितने गायक इत्यादि हैं जिन्हें कम समय के लिए औषधि का प्रयोग करना हो, तो P4 का डेल्यूशन 1 प्रयोग करेंगे, और यदि 4-5 दिन से ज्यादा की औषधि बनानी हो तो डेल्यूशन 2 बेस्ट रहता है इसका। इस डेल्यूशन का प्रयोग, डेल्यूशन 2 का प्रयोग दमे के लिए, बिगड़े जुकाम, हलक की सूजन, स्वर यंत्र की प्रदाह, काली खांसी, ऐंठन युक्त कफ निकालने के लिए किया जाता है। थर्ड डेल्यूशन का प्रयोग तब किया जाता है जब सेकंड डेल्यूशन पूरी तरह काम ना कर पाए। ये सेकंड डेल्यूशन की कंडीशंस खराब होने के बाद ही प्रयोग में लाया जाता है, या फिर रोगी की सांस फूलती हो, श्वास के कष्ट बन जाए, उस कंडीशन में। श्वास नलिका में बलगम बनता हो, नाक में बलगम आता हो, गले से सांस लेते समय घर घर की आवाज आती हो, जो कि खनाटे भी हो सकती है, ऐसी अवस्था में थर्ड या उससे ऊपर के डेल्यूशन प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि गले में खुजली रहती हो, श्लेष्मा बुरी तरह गले से चिपका हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में इस औषधि की गोलियां बेस्ट रहती हैं, जो हर 2-2.5 घंटे में चूसते रहना चाहिए। और जो गोलियां बनाए, ये एक्यूट कंडीशन को शो करती है, इसलिए ये डेल्यूशन 1 में बनाई जाती है। ऐसे ही अगर स्वरभंग हो और इमरजेंसी में उसको यूटिलाइज करना हो, उसको ठीक करना हो, तो डेल्यूशन 1 की गोलियां बनाई जाएंगी। ये हमारा डेल्यूशन पेक्टोरॉल 4 थी, और इसके प्लांट्स नॉर्मली हम सारे पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई प्लांट्स नहीं है। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्मीफ्यूगो के बारे में बातचीत करेंगे। यदि किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो, तो बोल सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। एनी डाउट? ओके, गुड नाइट ऑल। Good night, Good sir. night, sir. गुड नाइट।